हाय गाइस, दिस मनु मिश्रा। सो वेलकम बैक विद अ सेशन जिसमें आज हम लोग 10th जून के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। सो लास्ट 3 डेज का एनालिसिस नहीं हो पाया ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस। आई हैव टू गो समवेयर टू डू सम इमरजेंसी वर्क, सो आई एम ऑन लीव। सो जिसके चलते अपन 3 डेज का जो मंडे टू वेडनेसडे अपन एनालिसिस नहीं कर पाए। सो अब से अपन कंटिन्यू करेंगे। सो वेलकम बैक अगेन और स्टार्ट करते हैं आज का एनालिसिस। सो द फर्स्ट न्यूज जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इट्स बेसिकली अबाउट दी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बेसिकली एमएसपी को हाइक कर दिया। क्या हुआ, बहुत सारे फार्मर्स गुस्सा थे क्योंकि राइजेस के प्राइस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए थे, पल्सेस के प्राइस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए थे, ऑयल सीड्स के प्राइस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए थे, बहुत ज्यादा नाखुश थे फार्मर्स। मतलब बहुत सारे चीफ मिनिस्टर्स बेसिकली जो अपोजिशन पार्टी के हैं उन्होंने फार्मर्स ग्रुप से बात भी करी थी कि आप ऐसा प्रोटेस्ट करो कि मोदी जी अब प्राइम मिनिस्टर ना रहे। ऐसी कुछ चीजें चली जिसके चलते सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्टेप दिया और सेंट्रल गवर्नमेंट ने एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनाउंस कर दिया, मतलब हाइक कर दिया, इंक्रीज कर दिया इन दी पैडी, पल्सेस एंड ऑयल सीड्स में। ओके, नाउ द सेकेंड इंपॉर्टेंट न्यूज। सो अभी यूएनजीए प्रेसिडेंट का इलेक्शंस होने वाले थे और जिसमें अपने न्यूज भी पढ़ी थी कि इंडिया ने वोट डाला है मालदीव्स के फॉरेन मिनिस्टर के फेवर में, जिससे अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जो कि खड़े हुए थे इस इलेक्शन में भी वो हार गए। बट इंडिया को सपोर्ट करना चाहिए था, अफगानिस्तान का ऐसा कहना था, बट इंडिया ने मालदीव्स के फॉरेन मिनिस्टर को सपोर्ट किया। अब वो डिप्लोमेटिक रीजंस होंगे, डिफरेंट अदर रीजंस होंगे जिसकी वजह से इंडिया ने सपोर्ट किया, तो जिसके चलते अब्दुल साहिद वो अब प्रेसिडेंट बन चुके हैं यूएनजीए के, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के। और उन्होंने सिर्फ एक बात बोली है जैसे ही प्रेसिडेंट बने, उन्होंने एक बात बोली है कि वैक्सीन को नेशनलाइज कर देना चाहिए। वैक्सीन को नेशनलाइजेशन का मतलब है कि सब लोगों को वैक्सीन प्रोवाइड होगी विदाउट एनी इनइक्वालिटीज, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। अगर सबको वैक्सीन प्रोवाइड होगी तो ये जो कोविड की सिचुएशन है, जो पैंडेमिक है, पूरे वर्ल्ड में जो पैंडेमिक फैला हुआ है, इसको कंट्रोल किया जा सकता है। उन्होंने स्टेटमेंट सिंपल सी बात बोली कि जब तक हर पर्सन सेफ नहीं है, जब तक हर किसी को वैक्सीन प्रोवाइड ना हो जाए, तो उन्होंने बोला है कि नो पर्सन इज सेफ अंटिल एवरीवन इज सेफ। जब तक हर कोई सेफ नहीं है तो कोई भी सेफ नहीं है, ये मान के चलना पड़ेगा, जिसके चलते हमें वैक्सीन को नेचुरलाइज करना जरूरी है। मूविंग फर्दर, सो दिस इज समथिंग पॉलिटिकल न्यूज। सो कांग्रेस के बहुत बड़े मिनिस्टर और बहुत बड़े लीडर और फॉरेन मिनिस्टर जितिन प्रसाद, जिनकी पॉलिटिक्स बेसिकली यूपी साइड में चलती है, यूपी में चलती है, उन्होंने कांग्रेस को लीव कर दिया है एंड वो अब बीजेपी को ज्वाइन कर चुके हैं। सो अगेन सेंट्रल डेपुटेशन ऑफ ऑफिसर वेरी लो, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग टेल स्टेट्स। सो यही बताया गया कि सेंट्रल ऑफिसर्स बहुत कम डेपुटेशन पे जा रहे हैं। ये चीज उन्होंने स्टेट्स गवर्नमेंट को बताई है, सारे स्टेट्स गवर्नमेंट्स को उन्होंने बताया है। मूविंग फर्दर, सो दिस अदर सिटी, तो मैं सिटी के बारे में नहीं पढ़ना है, विल स्किप द सिटी न्यूज। सो मूविंग फर्दर टुवर्ड्स द रीजनल न्यूज, लेट्स सी कुछ रीजनल न्यूज में कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज या कुछ एग्जाम रिलेटेड न्यूज है कि नहीं, लेट्स सी। सो यस, सो एक न्यूज है असम से। तो असम में टोटल अभी तक 6 नेशनल पार्क्स थे, अब एक और इंक्रीज हो गया, तो देर आर टोटल 7 नेशनल पार्क इन दी स्टेट ऑफ असम। तो द नेम ऑफ द नेशनल पार्क इज दिहिंग पतकाई। तो दिहिंग पतकाई जो कि असम का 7th नेशनल पार्क होगा। ओके, और देखा स्पेशली देखा जाए तो वहां पर रेप्टाइल्स, मैमल्स होंगे। इन पे ज्यादा फोकस किया गया, बल्कि टाइगर्स भी वहां प्रेजेंट किए जाएंगे। और दिहंग पतकाई देखा जाए तो लास्ट ईयर ये बहुत ज्यादा न्यूज में था, फोकस में था, क्योंकि इलीगल कोल माइनिंग बहुत ज्यादा हो रही थी उस एरिया में। तो गवर्नमेंट ने एक बहुत बढ़िया स्टेप लिया और जो पूरी वाइल्ड सेंचुरी थी, उस वाइल्ड सेंचुरी को छोटे से वाइल्ड सेंचुरी को, छोटा सा पार्ट वाइल्ड सेंचुरी का लिया और उसको एक नेशनल पार्क में कन्वर्ट कर दिया, जिसके चलते इलीगल कोल माइनिंग अब नहीं होगी, उन पर कंट्रोल किया जाएगा। सो अगेन, सो दिस इज अबाउट समथिंग लक्षद्वीप। सो वही बात बताया गया कि अभी गवर्नमेंट स्टाफ को डिप्लॉय किया जाना था, लेकिन अब नहीं किया जा रहा, क्योंकि अभी एक बहुत सारे नए नए एक तरीके से हम बात बोल सकते हैं कि रूल्स एंड रेगुलेशंस आए थे, लॉज आए थे, जो वहां के प्रफुल्ल पटेल जो वहां के एडमिनिस्ट्रेटर है उन्होंने इंप्लीमेंट कर दिया था। तो इसके चलते एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का बहुत ज्यादा डिप्लोमेंट होना बहुत जरूरी था, लेकिन अभी उस पर स्टे लगा दिया है। तो अभी स्टे लगा हुआ है और लक्षद्वीप में अभी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का डिप्लोमेंट नहीं होगा। So we move to the editorial page. The first editorial, it's about the at home. So it's a very simple editorial और इसको अपने बहुत बार डिस्कस किया है। So basically ये है कि अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि फ्रॉम द पीएम केयर फंड
से एक स्कीम बनाई गई और उस स्कीम के चलते जो भी कोविड की वजह से ऑर्फन हुआ है, उनकी जो राइट टू फंडामेंटल राइट्स है, बेसिक नेसेसिटीज हैं, उनका शेल्टर है, उनका लाइवलीहुड है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। तो उसको डिस्कस किया गया पूरा का पूरा। ओके, सो जस्ट रीड इट ऑन योर ओन, इट्स अ वेरी सिंपल एडिटोरियल। यहाँ पर एक अथॉरिटी के बारे में बात भी किया गया है, सेंट्रल अडॉप्शन रिसर्च अथॉरिटी, जिसके चलते अब अडॉप्शन जो है इस अथॉरिटी के रेगुलेशन के हिसाब से चलेगी। पहले क्या था, अलग अलग लॉज थे, एक इंडिविजुअल पर्सनल लॉज अलग थे, लेकिन अब ऐसे लॉज नहीं है। अब एक ही लॉज है, एक ही अथॉरिटी है, और उस अथॉरिटी के अकॉर्डिंग आप किसी बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हो। ओके, सो जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, इट्स अबाउट द प्रॉमिस एंड द पर्ल्स ऑफ डिजिटल जस्टिस डिलीवरी। तो इसको अपन डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो देखा जाए तो ये इसमें जो ऑथर है, ऑथर का सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या टेक्नोलॉजी जो है, क्या इंडियन कोर्ट्स में रेवोल्यूशन लेके आएगी कि नहीं लेके आएगी। अब बात की जा रही है, ऐसी बात क्यों हो रही है। बताया गया कि एक ये कमेटी बैठी थी और एक कमेटी ने रिपोर्ट निकाली थी जून 2020 में, लास्ट ईयर एक रिपोर्ट निकली थी इन दी मंथ ऑफ जून 2020। अराउंड 3.27 करोड़ केसेस इंडियन कोर्ट्स में पेंडिंग थे। 3.2 करोड़ केसेस पेंडिंग थे इंडियन कोर्ट्स में, जिसमें से 85,000 जो केसेस पेंडिंग है वो लास्ट 30 ईयर्स है। मतलब इतने ईयर्स से अराउंड 85,000 केसेस पेंडिंग पड़े हुए, 30 ईयर से पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो सिंपल सा ऑथर ने क्वेश्चन पूछा कि टेक्नोलॉजी के चलते इंडियन कोर्ट्स में क्या रेवोल्यूशन आ सकता है। तो उनका सिंपल सा फंडा है, आ सकता है, यस, बट वो चीज ऑपरेट करनी चाहिए, मतलब डिजिटल कोर्ट्स, डिजिटल जस्टिस डिलीवरी सिस्टम ऐसे ऑपरेट करना चाहिए कि किसी के भी फंडामेंटल राइट्स, किसी भी सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स या किसी भी पब्लिक के फंडामेंटल राइट्स ब्रीच ना हो। लेकिन अगर इस टेक्नोलॉजी का मिसयूज होता है तो बहुत सारे इसके इम्पैक्ट पड़ेंगे। लाइक एक्सक्लूजन हो जाएगा, मतलब डिस्क्रिमिनेशन टाइप होगा, रिच पीपल, पुअर पीपल, इनमें एक्सक्लूजन होगा, इनइक्वालिटीज होंगी, और सर्विलेंस एक तरीके से बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, मतलब साइबर क्राइम्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। अब आगे उन्होंने बताया, तो पूरा पूरा ये बहुत सिंपल सा एडिटोरियल है, इसको पूरा एक्सप्लेन किया गया बड़े ही सिंपल वे में। बताया गया कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी बैठी थी, जिसमें पर्सन पब्लिक ग्रीवियंसेस एंड लॉ एंड जस्टिस, जो मिनिस्ट्री होती है, जिसको मिनिस्ट्री को होल्ड प्राइम मिनिस्टर ही करता है हमेशा, उन्होंने एक रिपोर्ट प्रेजेंट करी थी उस कमेटी ने। और उस कमेटी में बताया, उस रिपोर्ट का जो नाम था वो था कि वर्चुअल कोर्ट्स की फंक्शनिंग कैसी होनी चाहिए, कैसे कोर्ट्स फंक्शन कर पाएंगे, कैसे कोर्ट्स में प्रोसीडिंग चलेगी थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये उन्होंने बताने की बात करी थी। ठीक है, और ये अभी तक की हिस्ट्री में पहली रिपोर्ट थी अबाउट द वर्चुअल कोर्ट्स एंड वर्चुअल कोर्ट्स रिलेटेड टू द इम्पैक्ट ऑन द पैंडेमिक, कि पैंडेमिक के समय पे ये पहली रिपोर्ट आई थी अबाउट द वर्चुअल कोर्ट्स में। अब हम बात करें तो ऐसा नहीं है कि वर्चुअल कोर्ट्स पहले फंक्शन नहीं करते थे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पहले फंक्शन नहीं होती थी, कोविड के समय पे हुई, पहले भी होती थी, लेकिन उसका सबसे ज्यादा यूज किया जाता था, वो इसी वजह से यूज किया जाता था कि प्रिजनर्स का मूवमेंट ना हो, उनका उनका मूवमेंट प्रिवेंट हो जाए। क्योंकि कोई भी केस की हियरिंग होती थी तो प्रिजनर को लेके आना पड़ता था जेल से कोर्ट्स में, फिर वापस से जेल से कोर्ट्स में वापस ले जाना पड़ता था। बहुत पैसा खर्च होता था, टाइम वेस्ट होता था, और हियरिंग एक नहीं बहुत सारी हियरिंग्स होती थी, तो प्रिजनर्स को भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। तो इसी के चलते प्री कोविड 19 पीरियड में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का यूज होता था इन दी जुडिशियल सिस्टम में, सिर्फ कंडक्टिंग द मैटर्स रिलेटेड टू दी, जहां पर प्रिजनर्स का यूज हो, जहां पर प्रिजनर्स को रिस्ट्रिक्ट किया जाए, उनके मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया जाए फ्रॉम कोर्ट्स टू जेल। ओके, अभी अगस्त 2019 में बेसिकली जो हाई कोर्ट है, पंजाब हरियाणा का हाई कोर्ट, तो उन्होंने पहला लॉन्च किया था, फर्स्ट वर्चुअल कोर्ट लॉन्च किया था फरीदाबाद में, जो कि डील करता था बेसिकली ट्रैफिक चालान केस रिलेटेड। और द ई कमेटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, रिसेंटली जो ई कमेटी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, उन्होंने बेसिकली ड्राफ्ट प्रेजेंट किया कि फेज 3 में ई कोर्ट्स कैसे वर्क करेंगे। तो अब ऑथर ने बताया है कि फेज 1 और फेज 2 में कैसे वर्क किया, जुडिशरी ने कैसे वर्क किया, कैसे डिजिटलाइजेशन आया जुडिशरी में। तो जैसे कि आ गया ई फाइलिंग हो गया, कि आपको डायरेक्टली फिजिकली प्रेजेंट होना जरूरी नहीं है कोई भी केस फाइल करने के लिए, आप ऑनलाइन भी फाइल कर सकते हो, आप केसेस को ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हो, और आप जजमेंट्स को अब अपलोड हो जाएंगे। अब जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ एआईआर खरीदनी पड़े या और बुक्स खरीदनी पड़े जिसमें जजमेंट्स हो, डायरेक्टली आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं जजमेंट्स को। और रिसेंटली अभी रिपोर्ट भी सबमिट हुई है फेज 3 की, लेट्स सी
कि फेज 3 में क्या क्या कमेटी करेगी। तो फेज 3 में जो है वो बताया गया कि कोर्ट प्रोसेस को पूरा डिजिटलाइज कर देंगे, पूरा डिजिटल हो जाएगा कोर्ट प्रोसेस। दूसरा, जो इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जुडिशरी में उसको अपग्रेड करने की बात की जा रही है। और बताया जा रहा है तीसरी चीज जो होगी थर्ड फेज में, वो होगा कि लॉयर्स जो है उनको एक्सेस दिया जाएगा, उनको भी सिखाया जाएगा, उनको भी एक्सेस दिया जाएगा इस ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट में। ओके, नाउ वी आर मूविंग फर्दर। सो आगे जो ऑथर ने लिखा वो यही लिखा कि इसके बहुत ज्यादा एडवांटेज भी हैं। एडवांटेज ये है कि एक एक्सचेंज होगा, अगर हम डिजिटलाइज हो गए, कोर्ट डिजिटलाइज हो गए, वर्चुअल कोर्ट्स हो गए, तो एक इंफॉर्मेशन का जो एक्सचेंज है बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि जुडिशरी में बहुत ज्यादा, कोर्ट्स में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होता है, जुडिशरी के बीच में, पुलिस के बीच में, प्रिजन सिस्टम के बीच में, गवर्नमेंट्स के बीच में, जिसके चलते ये डेटा कलेक्शन है, ये डेटा कलेक्शन बेसिकली कोई इविल प्रोसेस नहीं होता। बट अगर हाँ, इसका एक डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज ये है कि अगर हमने वर्चुअल कोर्ट्स बनाया तो ऑब्वियसली बात है साइबर अटैक्स ज्यादा होंगे और हैम्पर कर सकता है डिजिटलाइजेशन ऑफ द वर्चुअल कोर्ट्स, हैम्पर कर सकता है इस प्रोसेस को। क्योंकि ऑब्वियसली बात है साइबर क्राइम्स बढ़ जाएंगे और जो हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं या जो हमारे केसेस चल रहे हैं उनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी लोगों को, ओके, या कोर्ट्स को। अब ऑथर ने बेसिकली लास्ट में बताया कि क्या क्या एडवांटेजेस हैं वर्चुअल कोर्ट्स के। सबसे पहले बताया कि चीपर है भाई, आसान है, कहीं जाना नहीं है आपको, ट्रेवल नहीं करना। फास्टर है, फास्टर इन द सेंस कि अगर कोई पर्सन जिसका इलाहाबाद में रहता है और अगर उसकी हियरिंग है सुप्रीम कोर्ट में तो जाने की जरूरत नहीं है, तो फास्टर है। सिटीजन फ्रेंडली है, इसी वजह से कि सिटीजन फ्रेंडली का मतलब है कि अब होता क्या था कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट में आपका केस गया तो दिल्ली का ही लॉयर आपको लेना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि कोई साउथ का भी पर्सन है जिसने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया है तो अपने पसंद का लॉयर चूज कर सकता है, जिसके चलते आर्टिकल 20 जो है, आर्टिकल 20 और 22 सॉरी 22 वो ब्रीच नहीं होगा। देन आगे बताया गया कि एक्सेस टू जस्टिस, मतलब जस्टिस डिलीवरी फास्ट हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, तो जो केसेस के बर्डन है वो केस के बर्डन कम हो जाएंगे। फिर आगे बताया गया कि सिविल केसेस जो हैं वो एक तरीके से उनकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। क्रिमिनल केसेस में होता है कि हमें विटनेस की जरूरत है, हमें एग्जामिनेशन होगा, बट सिविल केसेस फैक्ट्स के बेसिस पे, एविडेंस के बेसिस पे जल्दी जल्दी से खत्म हो जाएंगे और एफिशिएंसी बहुत डबल हो सकती है या ट्रिपल हो सकती है सिविल केसेस में। चैलेंजेस जो है, चैलेंजेस है कि प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। दूसरा चैलेंज है कि 50% ऑफ द लॉयर्स इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स उनको पता ही नहीं है कि लैपटॉप को कैसे यूज करना है, या उनके पास फैसिलिटीज नहीं है लैपटॉप्स की या कंप्यूटर फैसिलिटीज नहीं है उनके पास। तीसरा चैलेंज है कि सारे जजेस को वर्चुअल हियरिंग करना नहीं आता, क्योंकि वर्चुअल हियरिंग करने में एक्सपीरियंस चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। तो अभी अभी स्टार्ट हुआ है, तो जिसके चलते जजेस भी वर्चुअल हियरिंग करने में उनको प्रॉब्लम होगी। फोर्थ जो चैलेंज है वो ये है कि पीक आवर्स जो होते हैं, पीक आवर्स का मतलब जिस समय केसेस बहुत ज्यादा सुने जाते हैं, उन पीक आवर्स में सिस्टम क्रैश हो सकता है। और चौथा जो चैलेंज है वो यही है कि डेटा का प्राइवेसी ब्रीच हो सकती है, मतलब राइट टू प्राइवेसी ब्रीच हो सकती है अगर हम कोर्ट्स को वर्चुअल करते हैं। लास्ट में ऑथर ने सिंपल सा सजेशन दिया कि इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करो, अपडेट करो, मशीनरी डेटा कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए जिससे वर्चुअल प्रोसेसिंग सही तरीके से चले। ओके, और लास्ट में एक रिकमेंडेशन भी दी है, ऑथर ने यही दी है कि जो डेटा प्राइवेसी और डेटा सिक्योरिटी है उसके प्लेटफॉर्म, नया प्लेटफॉर्म बनाने का जो पूरा जो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मिनिस्ट्री के पास होनी चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के पास होनी चाहिए, तब जाके ये सारी चीजें फंक्शन करेंगी। बाकी इसमें जो दिया है फेज 3 फेज 2 वो चीज नहीं पढ़ना है क्योंकि वो इन डेप्थ है और ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाकी ये वाला जो एडिटोरियल है, दिस समथिंग अबाउट अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एनकरेजिंग अकॉर्ड। तो बेसिकली बता रहा है ग्लोबल कॉर्पोरेट टैक्स के बारे में, तो अपन इसको पढ़ा भी था कि टैक्स इरोजन होता है जिसके चलते सारी कंट्रीज को मिलकर बैठकर ग्लोबल कॉर्पोरेट टैक्स बनाना चाहिए, जिससे जो लोग टैक्स का इरोजन करते हैं, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज, जहां पर टैक्स कम होता है वहां टैक्स ज्यादा दिखा देते हैं, लेकिन जहां बिजनेस ज्यादा होता है, जहां टैक्स कम है, जहां टैक्स ज्यादा है वहां कम दिखाते हैं अपना बिजनेस, रेवेन्यू कम दिखाते हैं, जिसके चलते जिस कंट्री को प्रॉफिट होना चाहिए था वो प्रॉफिट नहीं हो पाता। तो यही अर्ज किया गया ऑथर ने, यही लिखा है, वही सेम चीज रिपीटेटिव की गई है कि प्रॉपर तरीके से एक ग्लोबल कॉर्पोरेट टैक्स होना चाहिए इस सिचुएशन में। मूविंग फर्दर,
सो ऑन द नेशनल न्यूज, तो तेलंगाना के हाई कोर्ट ने बेसिकली बोला है कि हमें 18 मोर जजेस और चाहिए, और जिसके चलते सीजीआई ने प्राइम मिनिस्टर और लॉ मिनिस्टर को बोला है कि हमारे जो पेंडिंग रिक्वेस्ट पड़ी हुई है, उस पेंडिंग रिक्वेस्ट को आप जल्दी ही जल्दी माने, क्योंकि देर शुड बी देर इज अ नीड ऑफ 18 मोर जजेस इन दी तेलंगाना हाईकोर्ट। अभी देखा जाए तो देर आर अराउंड 70% इंक्रीज करने की जरूरत है, ओके, बेंचेस की स्ट्रेंथ को। सो आप कंफ्यूज मत होना। सो इलेक्शन कमीशन जो है, इलेक्शन कमीशन बेसिकली 3 मेंबर बॉडी बन चुकी है। पहले सिंगल मेंबर बॉडी थी इन दी 1990s 1980s, बट उसको अब 3 मेंबर्स कमिटी बना दिया, 3 मेंबर्स की बॉडी बना दिया, जिसके चलते एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। पावर सेम होती है, बट वही बात, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अगर कुछ डिसीजन ले लिया तो वो बात दोनों, दो रिमेनिंग इलेक्शन कमिश्नर को बात माननी पड़ेगी। तो जिसकी के चलते अभी जो नए हमारे इलेक्शन कमिश्नर बने, चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं, इलेक्शन कमिश्नर, तो अनूप चंद्र पांडे वो हमारे इलेक्शन कमिश्नर बने, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और कोई है, ठीक है। सो जिसी के चलते अनूप चंद्र पांडे जो कि हमारे नेक्स्ट इलेक्शन कमिश्नर होने वाले हैं, इज नॉट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ओके। चलो, so on the second national news, so this is an interview by जो कि प्रेसिडेंट है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के, उनका इंटरव्यू है बेसिकली, क्योंकि वो रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं। तो क्या एक तरीके से होना चाहिए कि जिसके चलते ये पैंडेमिक चल रहा है, इस पैंडेमिक को कैसे कंट्रोल किया जा सके, और वर्ल्ड में जो डिस्क्रिमिनेशन होता है कम्युनिटी, एथनिक और रिलीजियस बेसिस पे, उसको कैसे खत्म किया जाए और कंट्रोल कैसे किया जाए बेसिकली वायलेंस को। और हम देखें तो हाँ, ये एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट न्यूज हो सकती है, ये आ सकता है कि अराउंड 191 कंट्रीज में से 143 कंट्रीज ने सपोर्ट किया है अब्दुल राशिद को टू बिकम अ प्रेसिडेंट इन द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। मूविंग फर्दर, सो ऑन द नेशनल न्यूज स्पेस, अभी हम देखे जाए इंडिया में, तो इंडिया में बेसिकली तमिलनाडु जो है, तमिलनाडु लीड कर रहा है नंबर ऑफ केसेस में, नंबर ऑफ केसेस ऑफ कोविड 19। वही बात करें तो केरला सेकंड नंबर पे है, महाराष्ट्र थर्ड नंबर पे है। सो एक समय पे अगर हम बात करें 15-20 डेज पहले, तो महाराष्ट्र फर्स्ट नंबर पे हुआ करता था नंबर ऑफ केसेस, बट नाउ तमिलनाडु इज ओवरटेकन, और तमिलनाडु में सबसे ज्यादा केसेस निकल रहे हैं कोविड 19 के, फॉलोड बाय केरला एंड देन फॉलोड बाय महाराष्ट्र। सो बहुत सारे एक्टिविस्ट, सेकंड न्यूज बेसिकली, बहुत सारे एक्टिविस्ट ने बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, ऑर्डर आया था कि फ्री राशन प्रोवाइड कर देना चाहिए टू ऑल द माइग्रेंट वर्कर्स इरिस्पेक्टिव ऑफ दे बिलोंग टू दे रेसिडेंट ऑफ एनी स्टेट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप सबको फ्री राशन प्रोवाइड करो, चाहे उनके पास राशन कार्ड हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उनको फ्री राशन प्रोवाइड करो। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था, जिसके चलते अभी एक्टिविस्ट, बहुत सारे एक्टिविस्ट ने बोला है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि इसको जल्दी जल्दी से इस ऑर्डर को इंप्लीमेंट किया जाए, क्योंकि बहुत सारे माइग्रेंट्स को फूड नहीं मिल रहा है, और हो सकता है कि एक हमारे वर्ल्ड में या हमारी कंट्री में एक सिचुएशन ना बन जाए ऐसी कि लोग हंगर के थ्रू लोगों की डेथ होने लगे। मूविंग फर्दर, सो दिस इज एडवर्टीजमेंट, तो एडवर्टीजमेंट के बारे में नहीं पढ़ना है, ओके। सो मूविंग फर्दर टुवर्ड्स द वर्ल्ड न्यूज, सो वर्ल्ड न्यूज में आज हमारे लिए एक ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, इट्स बेसिकली अबाउट दी अभी नया इनोवेशन बिल। सो यूएस सेनेट ने एक बहुत बड़ा इनोवेशन बिल पास किया है, एंड जो अमाउंट है उस बिल में, जो कि इतना फंड आएगा अराउंड 170 बिलियन डॉलर। अब क्यों किया, रीजन यही है क्योंकि चाइना बहुत ज्यादा इकोनॉमिक थ्रेट दिखाता है यूएस को, और इकोनॉमिक थ्रेट होता भी है यूएस को, जिसके चलते उस चीज को हटाने के लिए, उस चीज को काउंटर करने के लिए एक नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी बिल आया है, एक नया इनोवेशन बिल आया है, जिसके चलते जो चाइना थ्रेट देता रहता है, इकोनॉमिक थ्रेट देता रहता है, जो कि अब नया थ्रेट होगा, क्योंकि पहले वॉर होती थी, पहले आर्म्स की वॉर होती थी, लेकिन अब इकोनॉमिक वॉर होती है। तो इस इकोनॉमिक वॉर को कैसे काउंटर किया जा सके, जिसके चलते ये बिल रिसेंटली यूएस सेनेट से पास हो गया। अगेन इंपॉर्टेंट न्यूज फ्रॉम दी वर्ल्ड न्यूज, सो दिस इज अबाउट क्वाड। सो क्वाड जो है, क्वाड ग्रुप्स है, तो क्वाड ग्रुप्स ने रिसेंटली अभी जो मीटिंग हुई थी उसमें उन्होंने ये बात बोली थी कि टिल द एंड ऑफ 2022 हम लोग 1 बिलियन वैक्सीन का प्रोडक्शन करेंगे, और वो 1 बिलियन वैक्सीन जो यूज की जाएंगी एशिया में यूज की जाएंगी। सो हम बात करें तो क्वाड ग्रुप में 2 नेशन जो है वो एशिया के ही हैं, एक जापान और एक इंडिया,
जिसके चलते इंडिया का सॉफ्ट पावर इंक्रीज होगा और चाइना को काउंटर करने में ज्यादा हेल्प होगी अगर ये क्वाड ग्रुप सही तरीके से वर्क करती है वैक्सीन में। क्योंकि सॉफ्ट पावर से अगर यूज करोगे तो ऑब्वियसली बात है कोई भी कंट्री इंक्लाइंड होती है आपके फेवर में। तो वही बात जब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से बोली गई तो वहां के टॉप टॉप ऑफिशियल है कर्ट कैम्बल। तो कर्ट कैम्बल है सिंपल सी बात बताई गई है कि हमने जो वादा किया था क्वाड ग्रुप में पार्टनरशिप जो हुई थी हम उस गोल को सही ट्रैक पे लेके जा रहे हैं और उस गोल को हम जल्दी से जल्दी फुलफिल करेंगे बाय द एंड ऑफ 2022 और 1 बिलियन वैक्सीन का प्रोडक्शन करेंगे और डिफरेंट कंट्रीज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जहां पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं और जहां पर लैक ऑफ टेक्नोलॉजी है। सो आज इतनी ही न्यूज़ है फ्रॉम द वर्ल्ड एंड इन द न्यूज़पेपर ऑल्सो। क्योंकि आज कुछ बिजनेस न्यूज़ में कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग न्यूज़ नहीं है या कुछ ऐसा ऐसा न्यूज़ नहीं जो हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो। सो दिस द एनालिसिस ऑफ टुडेज न्यूज़पेपर। कल अपन फिर मिलेंगे विद सम एक्साइटिंग न्यूज़, सम एक्साइटिंग करंट अफेयर्स। तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय योर डे।